ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रहे। आज हम कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे। हेगल को हमने पढ़ा था, कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे। हेगल फिर से आप लोगों को समझाऊंगा। मैंने आप लोगों को कहा था कि कार्ल मार्क्स से अगर हम जनरल बैकग्राउंड पढ़े, कार्ल मार्क्स was interested in philosophy. He was also interested in history. उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस पे हमारी ज़्यादा फोकस होगी। वो हमारे पास है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। सो कार्ल मार्क्स वाज फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, एंड मिडिल क्लास फैमिली में उसने मिडिल क्लास के जितने भी प्रॉब्लम्स थे उनको आइडेंटिफाई किया था। कार्ल मार्क्स को पता था कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं मिडिल क्लास के, ये क्लास डिवीजन लेके आती है, और क्लास डिवीजन की वजह से हैव्स एंड हैव्स नॉट का कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। हेगल के पर्सपेक्टिव में कुछ वी कैन से कुछ लेफ्ट हेगेलियन थे और कुछ राइट हेगेलियन थे। कार्ल मार्क्स ने लेफ्ट हेगेलियन को ज्वाइन किया था। अगर मुझे पता ना हो हेगल का, जिस तरह मैंने प्रीवियस क्लास में समझाया भी है, अगर मुझे पता ना हो हेगल का तो मैं कैसे समझा सकता हूं आपको कार्ल मार्क्स। लेकिन चूंकि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में डायलेक्टिक्स आ जाता है, वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। सो हेगल में कुछ लेफ्ट हेगेलियन थे, कुछ राइट हेगेलियंस थे। लेफ्ट हेगेलियंस रेडिकल्स थे एंड राइट हेगेलियन लिबरल्स थे। सो कार्ल मार्क्स जॉइंड द लेफ्ट हेगेलियंस। कार्ल मार्क्स की पर्सपेक्टिव रेडिकल थी, रेडिकल व्यू ऑफ कार्ल मार्क्स थी, और उसने जितनी भी राइटिंग की है वो रेडिकल थिंकिंग के बुनियाद पे है। रेडिकल वो होता है जो किसी चीज को फोर्स के बुनियाद पे समझते हैं। और कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि वार्स आर बेस्ड ऑन रिसोर्सेज, वार्स आर बेस्ड ऑन कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन रिसोर्सेज। और जब भी रिसोर्स की कॉन्फ्लिक्ट होती है तब वार होता है। वार तब होता है जब रिसोर्स की कॉन्फ्लिक्ट होती है। जब तक रिसोर्स की कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो वार्स नहीं होते। तो कार्ल मार्क्स के पर्सपेक्टिव के मुताबिक वार्स जितनी भी है वो रिसोर्स के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से है। देयर वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्टिक्स, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में समझाया था। डाई मीन्स टू, लेक्टिक्स मीन्स लॉजिक। सो इट मीन्स दैट हर एक चीज के पीछे दो लॉजिक्स है, टू लॉजिक्स। एंड अगेन अगर मैं कहूं कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, सो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म इज द कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन रिसोर्सेज, रिसोर्स बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट को डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म कहते हैं। डाई मीन्स टू, लेक्टिक्स मीन्स लॉजिक। बिहाइंड मटेरियलिज्म हैव्स एंड हैव्स नॉट। अगर मैं बात करूं कि कश्मीर इशू है, तो कश्मीर इशू को अगर मैं देखूं तो हेगल के पर्सपेक्टिव या कार्ल मार्क्स के पर्सपेक्टिव से कश्मीर इशू बेसिकली पाकिस्तान इंडिया के बीच एक प्रॉब्लम है। और पाकिस्तान इंडिया के बीच रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज के बेस पे प्रॉब्लम है या रिसोर्स बेस पे प्रॉब्लम है। पाकिस्तान इंडिया रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट। अगेन सऊदी अरेबिया अकॉर्डिंग टू हेगल, पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट करेगा केएसए को, बिकॉज रिसोर्स की आपस में क्या है, रिसोर्स की आपस में कन्वर्जेंस है। अगर मैं बात करूं
डायलेक्टिक्स की, तो हेगल ने क्या कहा था कि इस मटेरियल वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सारे डायलेक्टिक सब्जेक्ट है, सारे लोग सब्जेक्ट है। मैंने परसों को प्रीवियस क्लास में कहा था, दुनिया में सारे सब्जेक्ट्स थे। क्या थे? सारे सब्जेक्ट्स थे, सारे मास्टर्स थे, कोई भी स्लेव था ही नहीं अकॉर्डिंग टू हेगल। तो अकॉर्डिंग टू हेगल एक मास्टर तब मास्टर कंसिडर किया जाता है जब दूसरा मास्टर उसको मास्टर कंसिडर करे। जब एक मास्टर दूसरे को मास्टर कंसिडर ही नहीं करेगा तो सारे मास्टर तो नहीं हुए, नहीं हुए, फिर सिमेट्रिकल क्या हो गई, सोसाइटी बनी। तो सिमेट्री में जा रही थी, लेकिन सारे लोग सब्जेक्ट जो थे वो दूसरे सब्जेक्ट को ये कह रहे थे कि आप मुझे एज अ सब्जेक्ट मान लो, लेकिन वो तो नहीं मान रहा था ना। तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट कन्फ्लिक्ट बन गया, बेस्ड ऑन आइडेंटिटी, बेस्ड ऑन रीजंस, बेस्ड ऑन स्पिरिट ऑफ माइंड। सब्जेक्ट सब्जेक्ट कन्फ्लिक्ट के बेस पे कुछ सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट बन गए और कुछ सब्जेक्ट सब्जेक्ट रह गए। तो जो सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट बन गए वो ऑब्जेक्ट्स लेव कंसिडर किए गए, और वो ऑब्जेक्ट्स बाय फोर्स अकॉर्डिंग टू रेडिकल पर्सपेक्टिव, बाय फोर्स वो क्या हुई है, ऑब्जेक्ट बने हैं, जिसको लॉ ऑफ आयरनी कहते हैं। कि कार्ल मार्क्स कहता है कि वो ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट नहीं बना है, एक स्लेव एज अ स्लेव नहीं बना है। अगर स्लेव एज अ स्लेव है तो स्लेव इसलिए है बिकॉज स्लेव वो को फोर्स की वजह से स्लेव बनाया गया है। सो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डायलेक्टिक्स में जो कार्ल मार्क्स की पर्सपेक्टिव है, कार्ल मार्क्स के पर्सपेक्टिव के बुनियाद पे, कार्ल मार्क्स के ओपिनियन के बुनियाद पे इस मटेरियल वर्ल्ड में सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट भी साथ है। और उस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को मास्टर लेबर डायलेक्टिक, मास्टर स्लेव डायलेक्टिक, या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डायलेक्टिक्स, या हैव्स एंड हैव्स नॉट डायलेक्टिक्स कहते हैं, जिसको दूसरे अल्फाज में डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म कहते हैं। और वही डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म कार्ल मार्क्स ने हेगल से, जो उसका टीचर था, उससे सीखा था। और जितनी भी कन्फ्लिक्ट्स आते हैं इस सोसाइटी में, रिसोर्स बेस्ड कन्फ्लिक्ट होते हैं, और इस पूरे ए बी के बीच एक कन्फ्लिक्ट होगा थीसिस एंटीथीसिस के बेस पे, जो कि मटेरियल थिंग का हो, तो उसको डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म कहते हैं according to Karl Marx, who was influenced from Hegel, and he joined left Hegelian resource-based conflict and gave the concept of dialectical materialism in a good manner. अगर मैं बात करूं थीसिस एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस की, तो मैं बिल्कुल गलत नहीं हूं, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि हमारे पास ए है, सॉरी हेगल ने कहा ए है और बी है, उसके बीच एक कॉन्फ्लिक्ट होगा जिसको कंट्राडिक्शन कहते हैं, और सिंथेसिस के बेस पे वो हल हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स रिसोर्स बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट होगा, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स रिसोर्स बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं हेगल की, सो कार्ल मार्क्स के मुताबिक ये कॉन्फ्लिक्ट रिसोर्स बेस्ड होगा, कॉन्फ्लिक्ट मटेरियल बेस्ड होगा, क्वांटिटेटिव होगा। लेकिन हेगल के बेस पे ये क्लेश आइडियोलॉजी के बेस पे होगा, आइडियोलॉजिकल, जिसमें एक वी कैन से लॉजिक यूज होता है। तो अगर कार्ल मार्क्स मटेरियल थिंग को यूज कर रहा है तो उसको फिर डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट कहते हैं। समझे बात को? इट्स टू मच इंपॉर्टेंट। अभी मैं बात करूंगा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। According to Karl Marx, in every society, the fundamental determinant of all others developments is the force of production. It consists of raw material,
नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी। फोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? इट कंसिस्ट्स ऑफ, अगर मैं बात करूं कार्ल मार्क्स के पर्सपेक्टिव से, तो मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड फोर्स ऑफ प्रोडक्शन सेम है। अगर मैं बात करूं कि कार्ल मार्क्स कहते हैं फोर्स ऑफ प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल होगा, नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, टेक्नोलॉजी होगी, by which those materials are converted into consumable goods। अगर आप रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को देते हो तो वही टेक्नोलॉजी है ना जो फिनिश गुड की तरफ इसको लेके जाते हैं। अगर सीड ऑफ कॉटन है, उससे कॉटन आता है, तो अगर मीन्स यूज होगा तो कॉटन क्लॉथ्स आएंगे ना। तो ये फोर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होगा, इसका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बेस पे होगा। ऑल दोज थिंग्स व्हिच कन्वर्ट द सीड्स इनटू कॉटन एंड मीन्स ऑफ आर कॉल्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो चीजें इस सीड, कॉटन सीड को कपड़ों में चेंज करता है, जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज करता है, उसको कहते हैं फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। एंड अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन से मनी आता है। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन से सोशल स्टेबिलिटी आती है। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन से प्रोग्रेस आता है। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन से एक्सप्लॉयटेशन भी होती है। और मैं आज आप लोगों को वो एक्सप्लॉयटेशन समझाऊंगा कि किस तरह लेबर्स की एक्सप्लॉयटेशन होती है इन द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ कार्ल मार्क्स, दैट इज कॉल्ड डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। अगर कॉटन सीड्स है, इस कॉटन सीड्स को ट्रैक्टर्स, वर्कर्स, फैक्ट्रीज एंड लेबर या टाइम रिसोर्सेज दे दे, तो ये फिनिश मटेरियल में चेंज होगा। तो कॉटन सीड को कॉटन क्लॉथ्स तक कन्वर्ट करने के लिए ट्रैक्टर्स, वर्कर्स, फैक्ट्रीज, लेबर, टाइम, रिसोर्सेज की जरूरत है। और इन सारों को मींस ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, जो कि किसी भी सोसाइटी के प्रोग्रेस को डिटरमाइन करता है। And then relations of production. The forces of production give rise to particular relations of production. Particular relations समझना है। There are social relations which forms change in the mean of production as directly proportional to change in the force of production। अगर आप means को change करोगे, force change होगा, relation of production change होगा। तो जब class society में बनती है तो इन दोनों में change imbalance आता है। The change in force of production की वजह से relation disturb होगा। So thus in relationship there are two types of relationships। किसी भी सोसाइटी में दो किस्म के रिलेशंस होते हैं, those who have not and those who have। कुछ लोगों के पास होगा और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होगा। कुछ लोगों के पास बहुत कुछ होगा और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होगा। सो मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट, यहां पे बोर्जुआजीज एंड प्रोलेटरेट कॉन्सेप्ट आ जाता है। बोर्जुआजीज एंड प्रोलेटरेट कॉन्सेप्ट आ जाता है। दोज हु हैव नॉट, सोसाइटी में जिसके पास कुछ नहीं होता, दे ओबे। एंड दोज हु हैव, जिसके पास सब कुछ होता है, दे कमांड। सो these relations always benefiting the commanding class। This relationship germinated classes। इस रिलेशन ने तो क्लासेस को जर्मिनेट किया है। क्या फोर्स ऑफ प्रोडक्शन या मींस ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करने की वजह से रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आना चाहिए, लेकिन चेंज नहीं आती, जिसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन आ जाती है। सो द चेंज इन प्रोडक्शन, द चेंज इन फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, द चेंज इन मीन ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर चेंज इन फोर्स ऑफ रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। हमारे पास जो रिच लोग होते हैं उसको हैव्स कहते हैं, जो पुअर होते हैं हैव्स नॉट। हैव्स कैपिटल क्लास होती है, दे हैव फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, उसके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी फोर्सेस होते हैं। एंड हैव्स नॉट लेबर क्लास होते हैं, और लेबर क्लास के पास, इसको बुर्जुआजीज भी कहते हैं, और इसके पास कुछ नहीं होता। कैपिटल क्लास विल कमांड एंड प्रोलेटरेट विल ओबे। मास्टर विल ओबे and slave will, so master will command and slave will obey। Any change in the forces of production demand change in relation of production। ये आप अपने नोट्स में 2-3 दफा लेके याद कर ले। Any change in forces of production will demand
a change in relations of production. Any change in force of production will demand change in relations of production. I repeat, any change in force of production will demand change in relations of production. अगर मैं force of production को change कर रहा हूं, so the change in the force of production will demand change in relation of production. अगर change force of production में हो रहा है और आप relation of production को change नहीं कर रहे, if there will change in force of production and you are not changing relation of production, the society will lead toward clashes. जो society will lead toward clashes. तो मैं यही कहूंगा आप लोगों को कि the change in mean of production या change in force of production will demand change in relation of production. And the change in forces of production अगर होगा और आप no change in relation की तरफ जाओगे, force of production को change कर रहे हो, relation of production को change नहीं कर रहे हो, यहाँ पे clashes आएंगे फिर. The force of production and relation of production combine to form foundation of society. तो foundation of society इन दोनों से बनता है जिसमें haves and haves not classes होते हैं. I repeat, any change in the force of production will demand change in relations of production. उसके बाद change in force of production and no change in relation of production clashes की तरफ आएगा. And the force of production and relation of production combine to form foundation of society. कार्ल मार्क्स ने हेगल की फिलॉसफी डायलेक्टिक के बेस पे डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को उठाया, जो कि थीसिस एंटीथीसिस का कांसेप्ट है, हैव्स एंड हैव्स नॉट का कांसेप्ट है, कैपिटल एंड प्रोलेटरिएट क्लास की कांसेप्ट है, जो कि सिंथेसाइज करेगा इसको सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी. ओके, सुपर स्ट्रक्चर जस्टिफिकेशन देता है, आगे मैं सुपर स्ट्रक्चर समझाऊंगा. सबसे पहले आप ये समझे कि जब भी हम चेंज इन प्रोडक्शन करेंगे, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन मींस पहले जमाने में ट्रैक्टर यूज नहीं हो रहे थे तो मजदूरी की तनख्वाह थी 1000. अभी इस जमाने में ट्रैक्टर यूज हो रहा है तो मजदूरी की तनख्वाह फिर भी 1000 है. वाई? कार्ल मार्क्स कहते हैं पहले जमाने में ट्रैक्टर्स नहीं थे, आप 1 लाख कमा रहे थे. अभी आप ट्रैक्टर की वजह से आपका जो मास्टर है, जो आपका आका है, वो तो अभी 1 करोड़ कमा रहा है. कार्ल मार्क्स कहते हैं 1 करोड़ की वजह से मजदूर की तनख्वाह वो 1000 या 1500 क्यों है? कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इस 1 करोड़ में भी उसका हिस्सा है, क्योंकि फोर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ है. लेकिन आजकल ज़माने में हम फोर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से रिलेशन को चेंज नहीं करते, उनको तनख्वाही नहीं देते. तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि एक ना एक दिन ये जितनी भी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है इन गरीबों की, ये लेबर क्लास की और मिडिल क्लास की, तो वो कहते हैं उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे अमरा के दरो दीवारों को गिरा दो. काखे अमरा ये है मास्टर, उसके दरी दीवारों को गिराना सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी है. बेस ऑफ सोसाइटी को गिरा दो बिकॉज एक्सप्लॉयटेशन हो रही है. सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी होता क्या है? फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी तो आपको मैंने बता दिया कि इसमें मास्टर स्लेव होगा, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म होगी, एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड फोर्स ऑफ प्रोडक्शन होगी. अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, and on this economic foundation a superstructure is rested. Economic foundation superstructure के बेस पे होगा, which consists of non-material things. किसी भी सोसाइटी के सुपरस्ट्रक्चर में इकोनॉमिक फाउंडेशन उसका सुपरस्ट्रक्चर होता है, और दिस इंक्लूड्स सच थिंग्स लाइक लॉज, मोरल कोड्स, रिलीजन एंड गवर्नमेंट फॉर्म. देयर विल बी नॉन मटेरियल थिंग इन द सुपरस्ट्रक्चर. कार्ल मार्क्स कहते हैं कि लॉ, गवर्नमेंट, कल्चर, रिलीजन, मोरलिटी ये आपको जस्टिफाई करता है कि मास्टर मास्टर रहे. अगर प्राइम मिनिस्टर है तो इन लॉज की वजह से है ना. अगर एक मास्टर है तो कानून की वजह से है. तो कार्ल मार्क्स कहता है कि ये फ्यू जस्टिफिकेशन है, वो इसको सुपर स्ट्रक्चर को जस्टिफिकेशन कहते हैं कि these are the few justification for the bourgeoisie class या कैपिटल या मास्टर क्लास. सो कार्ल मार्क्स कहता है कि उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे अमरा के दरो दीवारों को गिरा दो. दरो दीवार क्या है? लॉ, गवर्नमेंट, कल्चर, रिलीजन, मोरलिटी.
Also they use religion for their justification. वो religion को भी use करते हैं. And according to Karl Marx, religion is an opium and who exercise it for the bourgeoisie class. And master अपने मजहब को use करेगा ताकि लेबर को क्या करे, लेबर को exploit करे. So मजहब को as a tool use करते हैं, as an opium use करते हैं. He was against religion. The following are the two main purposes of superstructure of society. Superstructure it justifies the position of commanding class. And according to Karl Marx, it is strictly a matter of economic class and economic interest. It is strictly a matter of economic class and economic interest. Karl Marx कहता है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बेस पे मास्टर अपने स्लेव को एक्सप्लॉइट करेगा और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बेस पे वो स्लेव को एज अ स्लेव रखेगा, वो लेबर को एज अ लेबर रखेगा ताकि वो इसका काम करे. So according to Karl Marx, it is strictly a matter of economic class. So the laws that exist, the religion it embraces, and the moral behavior it educates, all supporting the rightness of commanding class in the society. And secondly, the commanding class use this superstructure as a weapon to maintain its superior status. तो जब revolution लेके आओगे तो इस superstructure को गिरा दो. Laws are formulated to protect its authority and power. All the elements of superstructure depends on economic foundation, and the change in foundation will bring a transformation of superstructure. So हम ये कहते हैं कि आप foundation को खत्म करें, superstructure को खत्म करें, क्योंकि अगर एक न एक दिन ये revolution हद से ज्यादा बढ़ जाए और ये लेबर क्लास अपने एक्सप्लॉयटेशन की वजह से तंग आ जाए और वो इतना तंग होगा कि वो आके गिराएगा, पार्लियामेंट को गिराएगा, जुडिशरी को गिराएगा, एग्जीक्यूटिव को गिराएगा, वो रिवॉल्यूशन की तरफ जाएगा. टेकिंग द केस स्टडी ऑफ लेनिन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये मैं आगे एक्सप्लेन किया है इसमें. उसके बाद अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, द आइडियोलॉजी कैन नॉट बी ट्रू और अनट्रू बट दे आर रादर टू बी कॉल्ड एप्रोप्रिएट और इनएप्रोप्रिएट डिपेंड्स ऑन हाउ suitable it function for ruling class. वो कहते हैं आइडियोलॉजी का नाम ही नहीं है, ला तो है ही नहीं. ला जितना एप्रोप्रिएट होगा रूलिंग क्लास के लिए, ला जितना एप्रोप्रिएट होगा रूलिंग क्लास के लिए फॉलो होगा, या वो एप्रोप्रिएट होगा या वो इनएप्रोप्रिएट होता है. तो कार्ल मार्क्स कहते हैं आइडियोलॉजी तो है ही नहीं, ये तो ला की एप्रोप्रिएशन है कि ये ला एप्रोप्रिएट है बिकॉज ये फायदा दे रहा है किसको, रूलिंग क्लास को, मास्टर क्लास को. क्लास स्ट्रगल ऑफ कार्ल मार्क्स. क्या सुपर स्ट्रक्चर में कोई सवाल है आप लोगों का? सर एक सर छोटा सवाल है सर, उसमें ये है कि बेसिकली एज में जो आते हैं वो कैपिटलिस्ट आ जाते हैं ना, जो कैपिटल एक्यूमुलेट करते हैं और जो नीचे वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करते हैं और जो बेसिकली यार नॉट में आ जाते हैं, जो ओबे करते हैं मास्टर्स को, और उनके पास कोई रिसोर्सेज वगैरह नहीं होते, रिसोर्सेज जो होते हैं वो पर क्लास के पास होते हैं, वो कैपिटल एक्यूमुलेट करते हैं. एग्जैक्टली, बिल्कुल. तो बेसिकली ये चीज़ है कि उसका कॉन्सेप्ट में उसने कहा कि जी ये जो मटेरियल की वजह से सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, और ये है कि जो रूलिंग क्लास होती है वो किसी भी रीजन को, रिलीजन को या किसी भी चीज़ को, लेजिस्लेशन को बीच में लेके आके जस्टिफाई करवा सकते हैं अपने एक्शन. एग्जैक्टली, सुपर स्ट्रक्चर तो वो उस वजह से कहता है कि जी कोई रूल ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए और कम्युनिज्म होना चाहिए. तो जो रेवोल्यूशन आती है तो वो रेवोल्यूशन को जस्टिफाई करता है कि वो कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म के मतलब सोशलिज्म की तरफ भी जा सकता है, फिर इवेंचुअली कम्युनिज्म की तरफ जाता है. एग्जैक्टली, यू आर राइट, बिल्कुल. क्योंकि ये सुपर स्ट्रक्चर ही आपको रिवॉल्यूशन की तरफ लेके जाएगा. कार्ल मार्क्स वाज अगेंस्ट कैपिटलिज्म. डास कैपिटल में उसने ये बात की ही भी है कि कैपिटलिज्म एक्सप्लॉयटेशन की तरफ लेके जाएगा, तो लेबर क्लास सुपर स्ट्रक्चर को गिरा के रिवॉल्यूशन की तरफ जाएगा और कम्युनिज्म एक अच्छी सोसाइटी होती है जिसमें क्लासेस नहीं होती. गुड. क्लास स्ट्रगल ऑफ कार्ल मार्क्स समझे. In the analysis of Karl Marx's dialectical materialism, two interpretations have been achieved. Conflict between method of production and relation of production. ये मैंने आपको समझाया ना कि method of production अगर change होगा, force of production अगर change होगा, mean of production change होगा, so relation of production change होना चाहिए. अगर आप mean of production change करते हो, ट्रैक्टर्स और मशीनरी लेके आते हो और नए नए टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हो, तो रिलेशन को भी थोड़ा क्या करो, इंप्रूव करके उनके तनख्वाहें बढ़ा दो. लेकिन कार्ल मार्क्स कहता है कि अक्लेश ऑफ वन क्लास अगेंस्ट अनदर इसलिए होता है कि क्योंकि एक क्लास की बहुत बुरी तरह एक्सप्लॉयटेशन होती है. तो क्लास ऑफ वन क्लेश ऑफ वन क्लास अगेंस्ट अनदर मींस दैट कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल. मिसाल के तौर पर आप लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी फार्मर्स यहाँ पे आपके है वो फील्ड में काम कर रहे हैं,
एक दो बफेलोज भी है, एक दो मजदूर भी काम कर रहे हैं, 100 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। कार्ल मार्क्स कहते हैं 100 में से कैपिटल को जाएगा कितना, 80 रुपए जाएगा, और मजदूर को जाएगा कितना, 20। और कार्ल मार्क्स कहते हैं यहां पे एक बैलेंस है, हियर इज द बैलेंस ऑफ फोर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। 80 एंड 20 में बैलेंस है। चूंकि 2 बफेलोज है और 2 मजदूर है, तो 80 में से कैपिटल को चला जाता है और 20 इसको जाता है, तो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन जो यहाँ पे यूज हो रहा है और जो रिलेशन है 20-80 बहुत अच्छा है। हाउ क्लेश अकर, मुझे बताए क्लेश कैसे आता है। बिकॉज ऑफ चेंज इन द फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक फील्ड है, इसमें पहले 2 बफेलोज काम करते थे, अभी ट्रैक्टर आ गया, बिकॉज मीन ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ, तो पहले प्रॉफिट 100 था, अभी 1000 हुआ, तो अभी 1000 में से कैपिटल को कितना जा रहा है, 980, और मजदूर को वही 20 मिल रहा है। सो नो चेंज इन रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। कार्ल मार्क्स कहता है इस 980 में भी 20 रुपए में 980 में भी इसका हक है, तो उसको 40-50 दो। सो यहां पे बैलेंस डिस्टर्ब हुआ, और इस बैलेंस की वजह से क्लासेस आ गए, जिसको क्लास स्ट्रगल ऑफ कार्ल मार्क्स कहते हैं। बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूं, किसी ने भी इस तरह नहीं पढ़ाया होगा। हेगल और कार्ल मार्क्स पे मैंने बहुत अच्छे, ये मेरे नोट्स है, मैंने समझाया है सोच समझ के। और कार्ल मार्क्स कहते हैं द बैलेंस ऑफ सोसाइटी इज डिस्टर्ब। ये प्रॉफिट 1 लाख तक पहुंच गया, और ये जो कैपिटल क्लास है उसको 9,80,000 या 50 या 9,95,000 मिल रहे, और लेबर को वही 5,000 मिल रहे। सो अगर प्रॉफिट 1 लाख है, 1 लाख में 10 लाख है, उसमें 9,80,000 मास्टर को मिल रहे, लेकिन लेबर बेचारे को 500 मिल रहे। सो एक ना एक दिन ये कैपिटल क्लास ज्यादा कमाएगा, ये एक्सप्लॉयटेशन यहां तक पहुंचेगा कि ये लेबर क्लास अपने एक्सप्लॉयटेशन से तंग होके ये कैपिटल क्लास को सुपरस्ट्रक्चर को खत्म करेगा। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, लेबर उठेगा, एक्सप्लॉयटेशन से तंग होगा, इस कैपिटल को गिराएगा, लॉज रूल्स को नहीं मानेगा, रिलीजन को नहीं मानेगा, तो यहां पे रिवॉल्यूशन आएगा। सो एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाएगा, ह्यूज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ राइट्स ऑफ लेबर होगा, रिवॉल्यूशन की तरफ जाएगा। तो यहां पे कार्ल मार्क्स कहता है क्लासलेस सोसाइटी इज क्रूशियल, कम्युनिज्म इज इंपॉर्टेंट, कैपिटलिस्ट सोसाइटी नहीं होनी चाहिए। सो अगेन स्टैंड अप प्रोलेटरिएट क्लास एंड स्नेच फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, दास कैपिटल की बात है ये। दास कैपिटल में कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज लेके आए हो तो मीन ऑफ प्रोडक्शन चेंज करो। पहले खेतों में बफेलोस काम करते थे तो मजदूर को 200 रुपए तनख्वाह मिलती थी, अभी ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं तो मजदूर को 200 ना दो, क्योंकि आपका प्रॉफिट करोड़ों में है। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करने की वजह से, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करने की वजह से रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन चेंज करो। लेकिन कार्ल मार्क्स कहते हैं फोर्स ऑफ प्रोडक्शन तो चेंज हो गया, लेकिन रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं हुआ। चेंज अगर 1 लाख रुपए तनख्वाह है, सॉरी प्रॉफिट है, 10 लाख प्रॉफिट है, लेकिन वो बेचारा 500 है, तो यहां पे क्लेशेज आएगा। इसको क्लास स्ट्रगल कहते हैं, और यही क्लास स्ट्रगल, ये जो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये एरा ऑफ रिवॉल्यूशन है कार्ल मार्क्स का। आगे समझे, कार्ल मार्क्स कहते हैं फॉर स्टेबिलिटी इट इज नेसेसरी, अभी स्टेबिलिटी की तरफ भी जा रहा है, दास कैपिटल की पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। फॉर स्टेबिलिटी इट इज नेसेसरी टू अल्टर द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन टू एडजस्ट द क्लास स्ट्रक्चर। क्लास को बैलेंस रखने के लिए अगर आपने फोर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज किया है तो आप रिलेशन को भी चेंज करो। अगर आप टेक्नोलॉजी लेके आए हो तो मजदूर की तनख्वाह भी बढ़ाओ। अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा मिला है तो मजदूर में उसको हिस्सा दो, तब बैलेंस आएगा। लेकिन कैपिटल क्लास, लेकिन मास्टर क्लास कभी भी हिस्सा नहीं देता, तो एक्सप्लॉइट कर रहा होता है मजदूर को, तो यहाँ पे फिर रिवॉल्यूशन आ जाता है। Therefore, Karl Marx was against capitalism, but instead of dominant class tries to maintain the status quo, जो मैंने हेगल के पर्सपेक्टिव में बताया, rather to alter force of production, वो अपने स्टेटस को मेंटेन रखता है। वो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्यों चेंज करेगा, क्योंकि ये मजदूर कल को स्ट्रांग बन के फिर उसका हुक्म नहीं मानेगा। हेव्स एंड हेव्स नॉट है ना, हेव्स तो कमांड करेगा, हेव्स नॉट ओबे करेगा। अगर हेव्स नॉट को हेव्स दे, हेव्स नॉट को पैसे दे और अच्छी तरह से उसकी रिलेशन को स्ट्रांग बनाए, तो मजदूर कल स्टेटस को जो है उसका नहीं मानेगा। तो हेगल के मुताबिक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बेस पे तो दुनिया चल रही है, मास्टर एंड स्लेव के बेस पे तो दुनिया चल रही है, हेव्स एंड हेव्स नॉट के बेस पे दुनिया चल रही है। लेकिन हेगल ने आइडियोलॉजिकल बात की, कार्ल मार्क्स ने आइडियोलॉजिकल नहीं, मटेरियल थिंग एंड रिसोर्सेज की बात की। सिर्फ ये फर्क है, एरा ऑफ रिवॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। शाबाश, समझे बात को। हेगल एंड कार्ल मार्क्स पे क्वेश्चन आएगा, आप लोग 20 में से 18 नंबर लेंगे, ये लिख लें।
क्योंकि आप लोगों को जितने पॉइंट्स मैं दे रहा हूं ना, ये एमएस वाले को पता नहीं होता। द लेबर क्लास विल यूनाइट टुगेदर, अभी लेबर क्लास आपस में मिलके यूनाइट टुगेदर एंड स्नेच द फोर्स या मीन ऑफ प्रोडक्शन, वो इससे मीन लेगा, वो उससे टेक्नोलॉजी लेगी फ्रॉम बोर्जवाजीज, देयर विल दिस विल नॉट बी इजी। कार्ल मार्क्स कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है कि लेबर क्लास होगा, वो इतने बड़े बड़े मगरमच्छ को कैसे खाएगा। इट विल बी पॉसिबल थ्रू फोर्स एंड यूनिटी, इसको कहते हैं लेफ्ट रेडिकल हेगेलियन। इसने हिगल का कौन सा क्लास ज्वाइन किया था, लेफ्ट। लेफ्ट हेगेलियन ज्वाइन करने का मतलब ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स मीन रेडिकल, रेडिकल मीन फोर्स यूज करेगा। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं यहाँ पे फोर्स यूज करो। अगर आप इस्लामाबाद के डी चौक में आते हैं ना, तो डी चौक में फोर्स यूज करो, तब आप रिवॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आप जब भागेंगे, अगर लेबर फोर्स भागेगा, फोर्स को यूज नहीं करेगा, क्या वो सुपर स्ट्रक्चर को गिरा सकता है? नहीं ना। अगर आप यूनाइट होंगे, फोर्स को यूज करोगे, तो आप जा सकते हैं। सो लेबर क्लास की एक्सप्लॉयटेशन बहुत बढ़ जाती है, उनकी यूनिटी होती है, वो फोर्स को यूज करके वो स्नेच करते हैं, दे स्नेच द मींस ऑफ प्रोडक्शन। ये डास कैपिटल की बात है। सो कार्ल मार्क्स कहते हैं रिवॉल्यूशन लेके आओ एंड देयर विल बी नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे दो किस्म की रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशन सॉरी यहाँ पे दो किस्म के डिक्टेटरशिप है। लिखो, डिक्टेटरशिप बिफोर रिवॉल्यूशन and dictatorship after revolution. Dictatorship before revolution was the revolution of bourgeoisie's master class, and the dictatorship after revolution was the revolution of labor class, जिसको proletariat भी कहते हैं। So यहाँ पे after revolution में there is no private property, so dictatorship बन जाएगा from each according to his ability to each according to his need। क्या लिखना है? From each according to his ability to each according to his need। तो यहां पे आ जाते हैं वेनगार्ड्स। तो इंटरव्यू में अक्सर मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेनगार्ड्स ऑफ इब्न खल्दून एंड वेनगार्ड्स ऑफ कार्ल मार्क्स। देखो, रिवॉल्यूशन में आएगा तो कार्ल मार्क्स कहते हैं जब प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, क्लासलेस सोसाइटी होगी, तो क्लासलेस में फिर कौन गवर्न करेगा? वेनगार्ड्स विल गवर्न। यहाँ पे एक्सपर्ट वर्कर की जरूरत है, और वो एक्सपर्ट वर्कर वेनगार्ड्स है। वेनगार्ड 1-2 साल के लिए आएंगे, वो एक्सपर्ट्स होंगे, वो सोसाइटी को मैनेज करेंगे। From each according to his ability to each according to his need, एक स्लोगन था, इस स्लोगन को मेंटेन रखेगा जस्टिस के थ्रू एक्सपर्ट, और वो एक्सपर्ट्स कौन थे? वेनगार्ड। So the class of expert will manage on the basis of above slogan, no private property after revolution, and but there is state होगा लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, गवर्नमेंट भी नहीं होगा। गवर्नमेंट 1-2 सालों के लिए वेनगार्ड्स के पास होगा, फिर वो भी चले जाएंगे। So there will be no government, no class, but state होगा एंड क्लास नहीं होगी, गवर्नमेंट नहीं होगा। सो यहाँ पे बट देयर इज स्टेट गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट थ्रू वेनगार्ड्स के थ्रू मैनेजमेंट होगी। और जब भी हमारे पास स्टेट होता है, गवर्नमेंट वेनगार्ड्स के पास होता है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, तो इसको सोशलिज्म कहते हैं। वेनगार्ड्स विल गाइड टीच द पीपल हाउ टू मैनेज, द स्टेज विल रीच व्हेन ह्यूमन विल लर्न टू मैनेज। एक स्टेज आ जाएगा जिसमें लोग लर्निंग करेंगे, वेनगार्ड से सीख लेंगे, 1-2 सालों बाद जो एक्सपर्ट लोग हैं वो आपको समझा देंगे, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज फंक्शन। तो यहाँ पे कम्युनिज्म आ जाएगा। पहले कैपिटलिज्म था, बीच में क्या आया जिसमें वेनगार्ड्स थे? सोशलिज्म, एंड अभी कम्युनिज्म। कम्युनिज्म में देयर विल बी नो स्टेट, नो गवर्नमेंट, एंड ह्यूमन विल मैनेज इटसेल्फ आफ्टर वेनगार्ड्स, एंड देयर विल बी नो एंटी thesis against this। antithesis of socialism तो है, communism is synthesis of Karl Marx। thesis क्या है? capitalism, antithesis socialism, and synthesis is communism। and Karl Marx कहते हैं इसका कोई antithesis है भी नहीं। although capitalism है इसका, लेकिन Karl Marx कहते हैं बस सोसाइटी सुधर गई ना, क्लासलेस सोसाइटी बन गई ना, एगलिटेरियन सोसाइटी बन गई ना, और उसमें जस्टिस वगैरह होगा, तो इसको क्या कहते हैं पता है? इसको कहते हैं नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो गवर्नमेंट, क्लासलेस सोसाइटी। एंड अगेन आफ्टर रिवॉल्यूशन ये आएगा क्लासलेस सोसाइटी, जिसको कम्युनिज्म कहते हैं। और टेकिंग द की स्टडी ऑफ व्लादिमीर लेनिन, इसको बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन अगेंस्ट रशियन किंग सीजारे। एंशिएंट सिविलाइजेशन में पहले फ्यूडलिज्म था, फ्यूडलिज्म में किंगशिप था, किंगशिप एक्सप्लॉइट कर रहा था किसको? लोगों को। कैपिटलिज्म था, कार्ल मार्क्स ने सिंथेसिस दिया, उसके बाद क्या आया? रिवॉल्यूशन। कैसे आया? ये जो लेनिन था, ये लेनिन जो है ये 1917, ये पंच लाइन बता रहा हूँ, पूरे
कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म की भी समझ आ जाएगी। ये पंच लाइन है कि हमारे पास इस दुनिया में फ्यूडलिस्ट थे, किनशिप था, लोग थे, मास्टर्स, वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे किसको, स्लेव्स को, थ्रू कैपिटलिज्म। तो स्टेज 1 क्या था कि फ्यूडलिज्म इन रशिया, रशिया के सिजारे जो था वो किंग सिजारे जो था वो फ्यूडलिस्ट था, कैपिटलिस्ट था। नो कैपिटलिज्म स्टेज 2 में वो वेनगार्ड्स आ जाते हैं। लेनिन कहता है कि यहाँ पे लेबर क्लास आ जाता है कम्युनिज्म की तरफ और रिवॉल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। अगर हम बात करें 1917 में तो लेनिन जो था, व्लादिमीर लेनिन वहाँ का बादशाह था। अगर हम बात करें 1924 में डेथ ऑफ लेनिन आया और डेथ ऑफ लेनिन से फिर स्टेलिन आया। स्टेलिन द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया था 1940 में। स्टेलिन ने क्या किया समझो, लेनिन को फॉलो किया स्टेलिन ने, और स्टेलिन ने वेनगार्ड्स ऑफ कार्ल मार्क्स को फॉलो किया। कार्ल मार्क्स इज अगेंस्ट स्टेट, सो ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टेट टू बी अ बॉस। स्टेलिन ने रिप्लेस किया, सिजारे को खत्म किया और बिग बॉस ऑफ यूएसएसआर को खत्म किया, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक को खत्म किया। बहुत सारे सैक्रिफाइसेस आए, बहुत सारे स्टेलिन की कुर्बानियां थी। So how Karl Marx failed is fully completely applied, is not completely applied here। लेकिन ये बात है कि 1991 में फिर ब्रेक आउट ऑफ यूएसएसआर, कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर, ये हो गया बाद में। लेकिन यहाँ पे बात मैं कह सकता हूँ कि कार्ल मार्क्स वाज ट्रू बिकॉज ऑफ लेनिन रिवॉल्यूशन एंड द सेकंड कार्ल मार्क्स थ्योरी लेनिन ने फॉलो की रशियन रिवॉल्यूशन में, फिर स्टेलिन ने फॉलो की, फिर बिग बॉस रशिया यूएसएसआर कोलैप्स हुआ। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी फॉलो हुई। एंड द सेकंड केस स्टडी इज व्हाट, द सेकंड केस स्टडी इज अमेरिकन रिवॉल्यूशन एंड द थर्ड केस स्टडी इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो आपने कार्ल मार्क्स के कैपिटलिज्म में कवर करना है। सो व्हाट इज कैपिटलिज्म, व्हाट इज सोशलिज्म, ये मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। व्हाट इज फाशिज्म, बैकग्राउंड ऑफ कैपिटलिज्म, डायलेक्टिक्स वगैरह पढ़ा दिया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से पॉल साइंस की समझ आ चुकी होगी। यहाँ तक आप लोगों को मेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म, डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म, फिर उसके मेरे पास कुछ नोट्स है वो पुल 2 की वे वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन रिलेटेड